समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ और टॉपिक का नाम है कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित क्यों रहता है? हमेशा संतुलित क्यों दिखाया जाता है? क्या वास्तव में भुगतान संतुलन किसी देश का हमेशा संतुलित रहता है या उसको कागज़ों में दिखाया जाता है? तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो यहाँ पर भुगतान संतुलन का एक पूरा खाता मेरा तैयार कर रखा है। एक पूरा खाता तैयार कर रखा है और ये मात्र उदाहरण है। जितना भी डेटा इसमें दिखाया गया है, ये सारा का सारा काल्पनिक होता है कि जिससे कि हम यहाँ पर भुगतान संतुलन क्यों संतुलित होता है, उसको समझ सकें। तो जब भुगतान संतुलन का खाता तैयार किया जाता है, इसकी बैलेंस शीट या लेज़र या कैश बुक तैयार की जाती है, इस पर कागज़ पर, तो इसका नियम है समान दोहरी प्रविष्टि। अर्थात कैसी होती है समान दोहरी प्रविष्टि? पहले इस पर नज़र डालते हैं। यहाँ लिखना है क्रमांक अर्थात कौन-कौन सी वस्तुएँ 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कितनी वस्तुओं को एक देश निर्यात करने वाला है और कितनी वस्तुओं को आयात करने वाला है और साथ में उनका मूल्य। तो पहला पक्ष हो गया लेनदारी या इसे कहते हैं प्राप्तियाँ। इसमें आएगा किसी देश का। इसको क्रेडिट बोलेंगे और प्राप्तियाँ दिखा दी मैंने करोड़ रुपये में। दूसरा पक्ष है अर्थात समान दोहरी प्रविष्टि। तो दोहरी प्रविष्टि अर्थात लेनदारी तो इसमें दिखाई जा रही है, लेकिन देनदारी समान रूप से इसमें दिखाई जाएगी। तो दूसरा पक्ष कौन सा होगा? देनदारी या भुगतान का, जिसे डेबिट कहते हैं। तो दोनों पक्षों में जो राशियाँ लिखी मेरी वो लिखी हैं करोड़ रुपये में। इतनी बात क्लियर हो गई। एक होगा लेनदारी पक्ष, पूरा का पूरा ये जो पक्ष है ये लेनदारी वाला है। दूसरा जो ये पक्ष है ये देनदारी वाला पक्ष है। लेनदारी वाला पक्ष क्या होता है कि जिसमें कोई देश शेष विश्व के साथ या अनेक देशों के साथ निर्यात करता है, तो उससे उसको जो पैसा मिलता है वो लेनदारी वाले पक्ष में आता है। और जब वो आयात करता है तो आयातित वस्तुओं का उसे भुगतान करना पड़ता है, तो वह देनदारी पक्ष में आता है। तो प्रविष्टियाँ समान होती हैं, कैसी होती है? क्रमांक नंबर 1 पर है वस्तुओं का निर्यात, तो इधर हो गया इस पक्ष में वस्तुओं का आयात। इसी प्रकार से सेवाओं का निर्यात, तो देनदारी में भी सेवाओं का आयात। तीसरा है उपहार दान सहायता, जो भारतीयों को या किसी देश के पक्ष में आती है लेनदारी में, तो इसमें आएगी। यदि बाहर को जाता उपहार दान सहायता विदेशों को दी जाती किसी देश के द्वारा, ठीक है, ये लोगों के द्वारा, तो वो किस में आएगी? देनदारी पक्ष में आएगी। तो कुल मिलाकर वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, उपहार दान सहायता, ये जो 3 मदें हैं, ये तीनों की 3 मदें हैं चालू खाते की। किस खाते की हैं? चालू खाते की। 1, 2, 3 और इसी के समान 1, 2, 3। ओके। अगली बात आती है कि वस्तुओं का निर्यात। यहाँ पे ले दिया मैंने कि किसी देश ने अर्थात भुगतान से इसका किसी देश का खाता है, वस्तुओं का निर्यात हुआ 1000 करोड़ रुपए का। तो उसी समय अर्थात उसी लेखा वर्ष में वस्तुओं का आयात हुआ माना 1500 करोड़ रुपये का। उदाहरण के तौर पर सेवाओं का निर्यात हुआ कितने रुपए का? 500 करोड़ रुपये का। तो सेवाओं का आयात कितना हुआ? 400 करोड़ रुपये का। उपहार दान सहायता कितनी प्राप्त हुई? 200 करोड़ रुपए का। ये लेनदारी पक्ष है। तो देनदारी में कितना हुआ? मतलब कितना देना पड़ा बाहर वालों को? 150 करोड़ रुपया। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ये तीनों की तीनों मदें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये चालू खाते की मदें हैं। और जो भुगतान शेष होता है या संतुलन होता है, वह 2 खातों से मिलकर बनता है। एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है उसका पूंजी खाता। तो इसमें दोनों को एक साथ दिखा रखा है। तो पहले मैं चालू खाते को लेता हूँ, तो देखते हैं वस्तुओं का निर्यात कितने का हुआ? 1000 करोड़ का, जबकि आयात कितना हुआ? 1500 करोड़ रुपये का। तो इन दोनों को अर्थात इसको और इसको अर्थात लेनदारी और देनदारी को आपस में घटाना है, ठीक?
तो उससे जो अंतर निकलेगा वह कहलाएगा सबसे पहले व्यापार शेष, क्योंकि हमने व्यापार शेष या व्यापार संतुलन के बारे में भी आपको पढ़ाया था। तो व्यापार शेष क्या होता है? दृश्य मदों का, अर्थात आयात हो चाहे निर्यात हो, इन दोनों का अंतर होता है। केवल दृश्य मदें ही क्या होती हैं? ट्रेड ऑफ बैलेंस में आती हैं। तो देखिए 1000 और ये हो गया 1500, ठीक है, करोड़। तो ये इन दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया 500 करोड़। तो कुल मिला के पहले ही क्या हो गया? किसी देश को व्यापार शेष में 500 करोड़ का घाटा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने आयात ज़्यादा का किया और निर्यात कम रुपये का किया, इसलिए हो गया। दूसरा आता है सेवाओं का निर्यात, क्योंकि चालू खाते में सेवाएं भी आती हैं। सेवाएं भी आती हैं, मतलब अदृश्य वस्तुएं आती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हुआ? 500 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। और सेवाओं पर आयात पर कितना देना पड़ा उसको? 400 रुपये। तो 500 में से क्या करना है? 400 घटाना है। तो 100 रुपये का यहाँ पर क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तो प्लस में आएगा। जहाँ घाटा होगा वहाँ माइनस में आएगा। उपहार, दान, सहायता 200 करोड़ रुपए की प्राप्त हुई, ठीक है। लेकिन उपहार, दान, सहायता विदेशों को कितनी गई उसकी? वो गई 150 करोड़ रुपया। तो ये ज़्यादा है, तो ये कम है। तो 200 में से 150 करोड़ रुपए घटाया, तो कितना बचा? 50 करोड़ रुपए। ये प्लस में आ गया। किस में आ गया? प्लस में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ तक तो हो गया आपका कौन सा? चालू खाता। अब क्या करना है? पहले चालू खाते में देखते हैं कि लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ तक कैसे इसके लाभ या घाटे को निकाला जाएगा। अब देखिए ऋण 500 ये हो गया, और ये प्लस में 100, और ये भी किस में? प्लस। तो 100 प्लस 50 कितना हुआ? 150 करोड़। तो 150 करोड़ में से आप 500 घटा दीजिए, 500 करोड़ रुपीज घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3, अर्थात 350 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है? 350 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए 1000 रुपये का क्या हुआ? निर्यात हुआ, माइनस 1500 रुपये का आयात हुआ, प्लस करना है। फिर ब्रैकेट के अंदर डालना है 500 माइनस 400, वहाँ से लिया है। फिर प्लस 200 माइनस 150, तो कितना हुआ? इसमें से इतना घटाए तो माइनस में आ जाएगा 500, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया? 100 करोड़ रुपीज़। ये सब करोड़ रुपीज़ में है, भले मैं कहीं पर रुपीज़ कह रहा हूँ, लेकिन ये करोड़ रुपीज़ में है पूरा। किसके लिए? उदाहरण के लिए। तो अब इन तीनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। पहले इसको ऐड करेंगे, कितना हुआ? 100 करोड़ प्लस 50 करोड़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 करोड़। और 150 करोड़ में से क्या करना है? ये माइनस 500 करोड़ को घटाना है, ठीक है जी। तो उसमें से अर्थात 150 करोड़ में से 500 करोड़ रुपए घट गया, ये माइनस लगा है, तो कितना हुआ? 350 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था यहीं पे। तो 350 करोड़ रुपए का घाटा इस भुगतान संतुलन में किसी देश को हो रहा है। तो इस घाटे की पूर्ति अब कैसे होगी? मतलब इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी? अब इसको समझना है। अब लेते हैं दूसरा खाता, पूंजीगत प्राप्तियां। उसमें कौन-कौन सी है? विदेशों से ऋण कितना लिया, ठीक है, लेनदारी में है। विदेशी निवेश कितना आया देश में, ठीक है, उसका रुपया यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया 450 करोड़ रुपये आया। अभी इस पर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी बाद में बताया जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर लिखा है पूंजीगत प्राप्तियाँ, और यहाँ पर आ जाएगा पूंजीगत भुगतान। यहाँ पे लिखा जाएगा भुगतान, अर्थात विदेशों को कितना भुगतान हुआ, तो विदेशों को ऋण कितना गया और विदेशों में निवेश कितना किया गया, ये आया 100 करोड़, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा? 350 करोड़।
तो पूंजी खाते में अर्थात जो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान हुआ, इसमें किसी देश को, क्योंकि उसका लेनदारी पक्ष है या प्राप्तियां उसको ज़्यादा हुई हैं, जबकि उसने विदेशों को ऋण दिया या विदेशों में जो निवेश किया, जो आयात तुल्य होता है वो कम हुआ। तो यहाँ पर 350 जो करोड़ है वो पूंजी खाते में क्या है, आधिक्य है, सरप्लस है। अर्थात पूंजी खाता क्या है किसी देश का इस समय किस में चल रहा है, लाभ में चल रहा है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, पूंजी खाते का देखो भाई, 450 करोड़ माइनस 100 करोड़, ये वाला 450 करोड़ माइनस 100 करोड़ इज इक्वल टू 350 करोड़। 350 करोड़ रुपए का उसका पूंजी खाते में क्या है, अतिरिक्त पैसा है, अर्थात उसकी बचत है। क्या है, उसकी बचत है। अब देखिए क्या होता है, भुगतान शेष का जो खाता होता है हमेशा संतुलित होता है। संतुलित कैसा होता है, देखिए कुल प्राप्तियां अर्थात लेनदारी में जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 2150 करोड़, तो उतनी ही राशि देनदारी पक्ष में भी होती है 2150 करोड़। तो देखिए लेखे की दृष्टि से भुगतान संतुलन का जो खाता होता है वो हमेशा संतुलित होता है। किस दृष्टि से, लेखे की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से। अब ये 2150 और 2150 कैसे हुआ, इसको समझना है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जोड़िए, ठीक है। तो कुल राशि कितनी हो रही है, 1700 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो रही है, ठीक है जी। लेकिन इधर जो 350 करोड़ रुपए का पूंजी खाते की राशि का जो आधिक्य है, ठीक है, उसको इसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि जो घाटा है वो किससे पाटना है, वह चालू खाते का जो घाटा है, इसमें पूंजी का जो आधिक्य था, पूंजी खाते में जो अतिरिक्त पैसा है उसको उसमें शामिल करना है। अर्थात चालू खाते की हेल्प किससे करनी है, पूंजी खाते से करनी है। तो 1700 अर्थात 1 2 3 इनका जोड़ है 1700 करोड़ रुपए या 350 करोड़ रुपए यहाँ आ गया, तो कितना होगा 2050 करोड़। इसको दूसरे रूप में भी समझिए, ये है 450 करोड़, ठीक है जी। 450 करोड़ में से क्या हुआ कि 350 करोड़ निकल कर यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, तब यहाँ पर 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो यदि हम 2050 और 100 को जोड़ेंगे तो यह 2150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2150 हो जाएगा। और इधर से तो इसने 2150 होना ही होना है। तो इस प्रकार से कि इधर जो चालू खाते में 350 करोड़ रुपए का घाटा हुआ भुगतान संतुलन के इस खाते में, तो उस खाते के घाटे को पूरा कहाँ से किया गया, वो पूंजी खाते में जो 350 करोड़ रुपए है, यहाँ फॉर्मूले के रूप में भी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, तो उसकी पूर्ति यहाँ पर की गई। तो इसलिए क्या होता है, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष का जो खाता होता है हमेशा उसका कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान, ठीक है, या कुल लेनदारी या कुल देनदारी बराबर होती है। किस दृष्टि से, लेखे की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से। अर्थात देखिए 350 करोड़ रुपए का यहाँ घाटा हो रहा था, इतना सामान की अर्थात देश को जरूरत है, तो इतना सामान लेना ही है विदेशों से, तो पैसा तो उस देश को या विभिन्न देशों को देना पड़ेगा। तो पूंजी खाते में जो आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा था, आपने 350 करोड़ रुपए वहां दे दिए, तो क्या हो गया, सब हिसाब अर्थात टोटल इधर का भी बराबर हो गया और इधर का भी बराबर हो गया। लेकिन किस रूप में हुआ, आधिक्य की होने की स्थिति में, अर्थात जब भुगतान शेष के पूंजीगत खाता या पूंजी खाते में ज्यादा रुपये हैं तब आप पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन पूंजी खाते में ही घाटा हो जाए, पूंजी खाते में ही घाटा हो जाए, तो तब इस घाटे की पूर्ति कहाँ से करेंगे, तब चालू खाते पर नजर डालनी पड़ेगी। यदि चालू खाता लाभ में चल रहा है तो वहां से पैसा निकालकर पूंजी खाते को उधार दिया जाएगा, ठीक है, और फिर दोनों यहाँ पर बराबर राशि में आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है कि जब भुगतान संतुलन अर्थात क्या होता है, घाटे की स्थिति में होता है, जिसे कहते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन। यदि घाटा हो रहा है टोटल में, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो ये घाटे का सौदा है, 350 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, तो इसे कहेंगे प्रतिकूल भुगतान संतुलन, ठीक। और यदि क्या होता है,
दोनों पक्षों में बिना क्या ऋण लिए हुए किसी भी खाते से बिना ऋण लिए हुए इधर भी उतनी राशि और इधर भी इतनी राशि आती है, तो इसे कहेंगे संतुलित भुगतान शेष। और अगला होता है अनुकूल भुगतान शेष या अनुकूल भुगतान संतुलन। कब होगा कि लेनदारी में अर्थात देश को प्राप्त हो गए 3,000 करोड़, ठीक है, विदेशों से निर्यात करने पर कुल पैसा मिला 3,000 करोड़ रुपया और आयात हुआ मात्र 2,000 करोड़ रुपया। तो ऐसी स्थिति में 1,000 करोड़ रुपए का जो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसे बोलेंगे अनुकूल भुगतान संतुलन। क्या बोलेंगे उसको? अनुकूल भुगतान संतुलन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि भुगतान संतुलन का जो खाता होता है वह लेखे की दृष्टि से हमेशा संतुलित बनाना पड़ता है बनाना पड़ता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में भुगतान संतुलन अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है और संतुलित भी हो सकता है। यदि भुगतान संतुलन असंतुलित होता है अर्थात उसका चालू खाता घाटे में चल रहा है, तो पूंजी खाते का पैसा चालू खाते को दिया जाएगा। यदि पूंजी खाता घाटे में चल रहा है, तो चालू खाते से उधार लेकर पूंजी खाते में डाला जाएगा और कुल मिलाकर आयात और निर्यात का जो अंतिम यहाँ पर लेन-देन होगा, वह बराबर आ जाएगा। आ जाएगा। तो कुल मिलाकर लेखे की दृष्टि से ही भुगतान संतुलन क्या होता है, हमेशा संतुलित रहता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से क्या होता है, वो अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल होता है। तो कुल मिलाकर भुगतान संतुलन का जो खाता होता है, पूंजी खाता और चालू खाता, तो इनमें यदि घाटे की स्थिति उत्पन्न होती एक में, तो एक दूसरे में क्या किया जाता है, पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, समायोजन किया जाता है, पूंजी खाते का चालू खाते में और चालू खाते का पूंजी खाते में। इस प्रकार से एक दूसरे की ये सहायता करते हैं। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको केवल इसलिए दिखाया था कि जिससे कि आप समझ सकें कि यहाँ पर 2150 कहाँ से आया और यहाँ पर कैसे बना। तो ये कैसे बना और ये कैसा बना। अब भी इसका जो जोड़ आएगा वह 2150 ही आएगा। यदि हम इसको जोड़ दें तो 2150 करोड़ रुपए आएगा। इधर इसको जोड़ दें तो ये भी 2150 करोड़ रुपये ही आएगा। तो इस प्रकार से भुगतान शेष का जो खाता होता है, वो किस दृष्टि से हमेशा संतुलित होता है? लेखे की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से। क्यों होता है? क्योंकि 2 खातों में से एक खाता यदि घाटे में चल रहा है, तो वो जो घाटे में चल रहा है और जो फ़ायदे में चल रहा है, तो फ़ायदे वाले का पैसा उधार ले जाता है किसमें? घाटे वाले में। तो भुगतान शेष का जो खाता होता है, वो संतुलित कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर एक खाते से दूसरे खाते में पैसे क्या करने हैं? ट्रांसफ़र करने हैं। पूंजी खाते से चालू खाते में और चालू खाते से पूंजी खाते में। इस प्रकार से एडजस्टमेंट सरकार करती रहती है। अब बात करते हैं कि जो भुगतान शेष है, अन्य भी स्थितियाँ बता देता हूँ कि भुगतान संतुलन 2 खातों से मिलकर बनता है, जो कि हमारा पीछे वाला जो उदाहरण था, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। माना हुआ चालू खाते में 1,000 करोड़ रुपए और पूंजी खाते में 1,500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, पहले से लाभ, उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया 2,500 करोड़ रुपया, पहले से है। ये तो हम 1 वर्ष का बता रहे हैं या उससे पहले फ़ायदा है। तो इतना पैसा कुल मिला के सरकार के पास है, तो उसे बोलेंगे विदेशी मुद्रा भंडार। क्या बोलेंगे उसको? विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है? और इसी मुद्रा भंडार से जब इन खातों में क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है, घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इन्हीं खातों से क्या किया जाता है, पैसा निकाला जाता है, जिससे कि भुगतान शेष या संतुलन का खाता संतुलित किया जा सके। अगली बात आती है, उसी को दोहरा देता हूँ कि भुगतान संतुलन कब संतुलित होगा? जब लेनदारी बराबर देनदारी होगी, अर्थात लेनदारी बराबर देनदारी होगी, ये वाला और ये वाला, ठीक है? दोनों बराबर होंगी। लेनदारी बराबर देनदारी है, तो उसे बोलेंगे भुगतान कैसा है? संतुलित अवस्था में है, एक। यदि क्या होता है, मतलब यहाँ पे उदाहरण दे दिया 2,000 इधर है, 2,000 इधर है, तो क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि क्या होता है लेनदारी 3,000
और देनदारी क्या होगी 4000, ठीक है। प्राप्त कितने हुए किसी देश को 3000 और भुगतान करना पड़ा 4000, तो 3000 में से 4000 घटाओ तो माइनस 1000 करोड़ रुपए का उसको घाटा होगा या रुपए का घाटा होगा। इसे बोलेंगे प्रतिकूल। जब घाटा होता है तो उसे प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहते हैं। अब अनुकूल कब होगा? यदि क्या हुआ, लेनदारी में आ गया 5000 करोड़, ठीक है, ये 5000 रुपए ही मान लीजिए, ठीक है। और देनदारी में अर्थात बाहर देने हैं मतलब भुगतान करना है विदेशियों का, और वो हुआ मात्र 2000, तो 5000 में 2000 घटा दीजिए तो 3000 रुपया करोड़ का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इसे बोलेंगे किसी देश का भुगतान शेष कैसा है, अनुकूल। तो व्यवहारिक देश दृष्टि से किसी देश का जो भुगतान संतुलन है वो अनुकूल हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है या संतुलित हो सकता है। लेकिन लेखे की दृष्टि से भुगतान शेष का जो खाता होता है वो हमेशा संतुलित होता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि यदि एक खाते में घाटा होता है तो दूसरे खाते से पैसा निकाल कर उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि घाटा होता है और विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होने की स्थिति में है तो तब क्या होगा, उस घाटे की पूर्ति के लिए जो विदेशों से सामान मंगाना था बहुत ज़रूरी है, तो तब क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लिया जाता है उतने सामान के घाटे को पूरा करने के लिए। किससे लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो जो भुगतान संतुलन है, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन कुछ समय के लिए असंतुलित हो गया, माना बात निर्यात हुआ 100 रुपये का और आयात जो हुआ वह 110 रुपये का हुआ, ठीक है, 1-2 महीना चला तो कोई बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक चल गया तो ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए क्या है, प्रतिकूल है, इससे देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। लेकिन भुगतान शेष का जो असंतुलन है, अल्पकालीन है तो ठीक है, लेकिन दीर्घकाल तक चलता रहा तो देश आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता है। अगला है, यदि भुगतान संतुलन आपके पक्ष में है तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति आर्थिक दृष्टि से वह मजबूत मानी जाएगी और जो विदेशी निवेशक हैं वो हमारे देश में आएंगे, अर्थात उस देश में आएंगे जिसका भुगतान संतुलन कैसे चल रहा है, अनुकूल चल रहा है, क्योंकि वहाँ लाभ मिल रहा है तो विदेशी इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, इस देश को ज़्यादा बचत प्राप्त होगी, इस देश को ज़्यादा रोजगार मिलेंगे और देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को इस तालिका के द्वारा आप समझ सकते हैं, इसको बना लेंगे, ठीक है, और जितना पढ़ाया उसको समझ लीजिए, दोहराइए, फिर लिखिए, केवल टेबल देखनी नहीं है, उसको बनाना भी है। और किस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको निकाला कि 350 करोड़ रुपए का घाटा कैसे हो रहा है, यहाँ पर सरलता के लिए हमने आपको यहीं पर बता दिया था। और 350 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा हो रहा था चालू खाते में, लेकिन 350 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था पूंजी खाते से, तो इसको उधार दे दिया, अर्थात चालू खाते को पूंजी खाते से उधार दे दिया और दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन हमेशा क्या होता है, लेखे की दृष्टि से संतुलित होता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से कैसा होता है, अनुकूल, प्रतिकूल या संतुलित भी हो सकता है।